महामारी की मॉनिटरिंग में जुट गई है। फिर बात होगी 54 जिलों के डीएम को पीएम मोदी के मंत्र की, जहां पीएम मोदी ने गांव को कोरोना से बचाने को लेकर चर्चा की। साथ ही बात होगी महामारी के मसीहा प्राइवेट और रिटायर्ड डॉक्टर्स की, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी है। और आखिर में आपको ले चलेंगे डूंगरपुर के एक गांव, जहां युवा ब्रिगेड ने कोरोना के खिलाफ एक खास मुहिम चलाई है। इन खबरों के साथ मारो राजस्थान की तमाम खबरों पर भी विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्लैक फंगस को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। इसी से जुड़ी कई बातों को लेकर सीएम ने ट्वीट कर कई जानकारियां दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मरीजों का संपूर्ण विवरण राज्य सरकार के पास होना जरूरी है। इसके दृष्टिगत पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अंतर्गत ही राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत म्यूकोरमाइकोसिस को संपूर्ण राज्य में महामारी और नोटिफाइबल डिजीज अधिसूचित किया गया है। सीएम गहलोत ने ब्लैक फंगस से जुड़ी कुछ जानकारियां भी ट्वीट के साथ शेयर की। तो मरुधरा में ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। कोविड के साइड इफेक्ट के रूप में ये ब्लैक फंगस सामने आया। कोरोना और ब्लैक फंगस का इलाज जरूरी है। ब्लैक फंगस के लक्षणों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी। इलाज में देरी पर मरीज की जान जा सकती है। ब्लैक फंगस के मरीजों का संपूर्ण विवरण राज्य सरकार के पास होना जरूरी है। राजस्थान में ब्लैक फंगस महामारी घोषित किया जा चुका है। ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में जागरूकता जरूरी है और चिरंजीवी योजना के तहत इस बीमारी का इलाज की तैयारी की जा रही है। और अब बात मरुधरा में कोरोना अपडेट की। सख्ती से कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 7,680 मामले सामने आए। 127 की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 21। 24 घंटे में 16,705 लोग ठीक हुए। प्रदेश में अब 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। और 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी जान लेते हैं। जयपुर में 1517, जोधपुर में 601, बीकानेर में 453, कोटा में 427, सीकर में 427, उदयपुर में 401, अलवर में 301, बाड़मेर में 301, जैसलमेर में 274, झुंझुनू में 202। हालांकि आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, सख्ती की वजह से, क्योंकि लोगों की भीड़ बाजार में कम जुट रही है। लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि जब पूरी तरीके से खुश हुआ जाए या ये इत्मीनान कर लिया जाए कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि आंकड़े अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। ना केवल सामने आ रहे हैं बल्कि रोज मौतें भी हो रही है। इसलिए अभी भी ये एक लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा, तभी जाकर कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। सिर्फ लॉकडाउन है इसलिए घरों में है, इसलिए संक्रमण रुका हुआ है। अगर यह एहतियात लॉकडाउन के बाद भी बढ़ता जाए तो यकीनन इस पर काबू पाया जा सकता है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए जयपुर से, उनके साथ बात करते हैं। सौरभ, आहिस्ता आहिस्ता यह कहा जा सकता है बहुत शने शने आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ये इतने उत्साहजनक भी नहीं है कि इन पर खुश हुआ जाए, क्योंकि मौतों का आंकड़ा भी रोज हो रहा है, भले ही कम आंकड़े सामने आ रहे हो। लॉकडाउन के बाद भी अगर इसी तरीके की सख्ती का पालन लगातार या नियमित रूप से सौरभ किया जाए तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन आंकड़ों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। ये एक लंबी लड़ाई है सौरभ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये लंबी लड़ाई है। और इस वक्त जब प्रदेश भर में नए मामले सामने आने का सिलसिला धीरे हो रहा है, इस लिहाज से अब और जागरूकता रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की कोशिशें राज्य सरकार द्वारा की गई है, तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी तरफ से की गई है, और उन्हीं की मेहनत का फल है कि जिस प्रकार से अब धीरे धीरे 1 महीने बाद जो है वो प्रदेश भर में नए मामले आने का सिलसिला जो है वो अब कम होता जा रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा एहतियात रखकर जो है वो कोरोना को मात दी जा सकती है। और जिस प्रकार का संकट राजस्थान पिछले काफ़ी समय से झेल रहा है और उस संकट से बचा जा सकता है। इस लिहाज से जागरूकता ही एक वो जरिया है जिसके जरिए कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और
मौतों पर काबू पाना बहुत बड़ी एक चुनौती राज्य सरकार के भी लिए है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही काफी मौतें जो है वो राजस्थान में कोरोना के चलते हो चुकी है। और अब ब्लैक फंगस जो है वो और परेशान कर रहा है। यही कारण है कि ब्लैक फंगस को अब राज्य सरकार द्वारा महामारी जो है वो घोषित किया गया, लेकिन अभी भी क्योंकि पिछले 24 घंटे पहले इसे महामारी घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग के पास वो अधिकृत आंकड़ा नहीं है जिसके जरिए विभाग ये बता सके कि प्रदेश भर में कितने मामले सामने आए। लेकिन प्रदेश के तमाम जिलों में ब्लैक फंगस के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही एक वीसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम जिला जो सीएमएचओ हैं उनके साथ हुई है, और ये कहा गया है कि जो जो अस्पताल ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स जो है वो पोर्टल पर डाली जाए, क्योंकि उन तमाम लोगों की जानकारी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम लोगों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। जिस प्रकार से पिछले दिनों चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा था कि राजस्थान के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए जो इंजेक्शन होने चाहिए केंद्र सरकार से वो पूरे नहीं मिले, और 50,000 से अधिक इंजेक्शन राजस्थान को चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2,500 इंजेक्शन के लिए सीरम कंपनी से जो है वो उसके लिए वर्क ऑर्डर भी जो है वो जारी कर दिया गया है, और 8 अन्य कंपनियों से वार्ता चल रही है। साथ ही इसको लेकर एक ग्लोबल टेंडर भी राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। तो अभी लेकिन सौरभ, परेशानी की बात यह भी है कि कोरोना का खतरा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े रुक ही नहीं रहे। इस बात पे खुश नहीं हुआ जा सकता, उत्साह नहीं मनाया जा सकता कि आंकड़े कम हो रहे हैं, साथ साथ आसमान से गिरे और खुजूर में अटके। अब ब्लैक फंगस ने जो है परेशान करना शुरू कर दिया। लगभग सभी जिलों से जो है अब ये खबरें सामने आने लगी है। 100 के करीब जो है वो आंकड़ा जाने लगा है, और इसके इलाज की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है जो स्टेट के पास में। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? अब ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती बन चुका है, कोरोना तो है ही। जी बिल्कुल, देखिए 100 जो नए मामले जो सामने आए ब्लैक फंगस के, वो राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल के आंकड़े हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में जो है वो नए मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए आज से एक अनुमान यह है कि राजस्थान में करीब 500 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार को इसे महामारी जो है वो घोषित करना पड़ा है। अब इसको इलाज को लेकर राज्य सरकार सतर्क हुई है। एसएमएस अस्पताल में इसको लेकर एक अलग वार्ड जो है वो बनाया गया है, और वहां पर भी लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में भी इस प्रकार के मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो यही कारण है कि राज्य सरकार को महामारी इसे घोषित करने के साथ ही तमाम जिलों को यह कहा गया है कि जो जो अस्पताल इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं उनके मरीजों का रिकॉर्ड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके जो है वो इंजेक्शन नहीं है, और ऐसे में राज्य सरकार चाहती नहीं है कि इस प्रकार की ये ब्लैक फंगस जो है वो एक बड़ी समस्या बनकर जो है वो उभर जाए। इसलिए आज से ही जो है वो तैयारी राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। बिल्कुल सौरभ, उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो ब्लैक फंगस को लेकर सख्त रुख अपनाए, और जिस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसी तरीके की गाइडलाइंस जो है वो ब्लैक फंगस से बचाव के लिए भी हो, और साथ ही साथ इसके इलाज की भी मुकम्मल व्यवस्था हो। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका धन्यवाद। अब कोरोना जांच को लेकर अच्छी खबर है। अब आप घर बैठे कोरोना की जांच कर सकेंगे। इस जांच किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी, और इस किट की कीमत 250 रुपए बताई जा रही है। इस किट का इस्तेमाल करने वाले लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। घर में जांच सिर्फ वही कर सकेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हो। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप से आप एक ऐप डाउनलोड करना आपको होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना जांच के लिए आपको इस किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके बाद उस टेस्ट स्ट्रिप को फोटो उसकी लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा जो है वो सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा, और फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस माननी होगी।
अब आपको बताते हैं कि घर बैठे जांच में अगर आप नेगेटिव आए तो आपको क्या करना होगा। इस किट से जांच के बाद लक्षण वाले जिन मरीजों की जांच नेगेटिव आएगी उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। लक्षण वाले सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव वालों को संदिग्ध कोविड केस माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। सर, ये क्या क्या रहेगा आपके इस किट में, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है टेस्ट की वो की जाएगी और कैसे रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करने वालों को समझेंगे, उसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी? बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय कंपनी है और पहली भारतीय कंपनी है जिसे इस किट के लिए अप्रूवल मिला है। कोविसेल्फ के नाम से हम ये किट मार्केट में ला रहे हैं। माइलैब इंडिया की पहली कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है। पहले के किट्स और इसमें अगर फर्क क्या है लोग पूछते हैं, तो आज तक जितने किट्स, टेस्टिंग किट्स मार्केट में अवेलेबल थे वो सिर्फ लैब बेस्ड किट्स थे। ये फर्स्ट होम बेस्ड या सेल्फ यूज किट इंडिया में लॉन्च किया गया है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है ये। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माइलैब कोविसेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो ये माइलैब कोविसेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर से आप आपके हाथ धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार, और इसे अनकैप करना है। इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर आपको ये डालना है, उससे ज्यादा नहीं, और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में। और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद, एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है। ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है। 2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले C लाइन आती है। C लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में T लाइन आ जाती है। इसका मतलब C और T लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ C लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो, C और T लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ T लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कंडक्ट किया। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है
ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमने ये बायो हजार्ड बैग दी है इसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए। इस बायो हजार्ड बैग में आपको ये कंटेंट्स जो है जो आपने टेस्ट में यूज और इस्तेमाल की हुई चीजें इसमें रखनी है आपको डिस्पोज ऑफ करने के सील लिए। करके आप डिस्पोज करोगे तो कंटेमिनेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव डॉक्टर के सुझाव। न्यूज 18 राजस्थान। और ब्रेक के बाद बात डीएम को मोदी मंत्र की। This news is co-powered by Policy। क्या कर रहे हैं? जिला अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस को बहुरूपिया और छलिया करार दिया। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से कहा कि इस वायरस को हराना है और देश को जीत दिलानी है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच गुरुवार को फिर पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में अधिकारियों के अनुभव जाने और उन्हें गांवों को कोरोना मुक्त रखने का संदेश दिया। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से गांवों में जागरूकता फैलाने को कहा और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का मंत्र भी दिया। आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवीय का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। जिला अधिकारियों से बातचीत में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को बहरूपिया कहा और सभी को इस रूप बदल रहे वायरस की चुनौती से आगाह किया। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब वैज्ञानिक तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं और उसे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। इस खतरे की चर्चा भी पीएम मोदी ने संवाद में की और सभी को तैयार रहने को कहा। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने टीकाकरण पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। बता दें कि पूरी चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर जागरूकता पर बल दिया।
साथ ही गांव-गांव टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात कही। कोरोना के इस संकट काल में ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से संवाद किया है, जिसमें पीएम ने उम्मीद जताई है कि जिला अधिकारी अपने अपने जिलों को महामारी मुक्त करेंगे और देश को इस महामारी पर जीत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी ने आज वीसी के माध्यम से बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता से संवाद किया। संवाद में कलेक्टर ने जिले में कोविड को लेकर किए जा रहे कार्यों का फीडबैक पीएम को दिया। वीसी को लेकर कलेक्टर नमित मेहता से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। एक बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता से भी जो है वो बीकानेर जिले का फीडबैक लिया गया है। हमने जो भी हमारे यहाँ पे कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए, ट्रीटमेंट के लिए जो काम किया गया, मेडिकल कॉलेज के अंदर बेड्स बढ़ाए गए, ये सारी बातें, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हम डोर टू डोर सर्वे और ग्रामीण क्षेत्रों के जो CSCs है उनको हमने अपग्रेड किया। कोविड कंसल्टेशन सेंटर में वहाँ पे 20-20, 30-30 बेड बनाए गए ऑक्सीजन के। आज की तारीख में मॉडरेट पेशेंट वहीं इलाज ले पा रहे हैं। ये सारी बातें उन तक हमने पहुँचाई। साथ ही जो अगली वेव आ रही है उसकी तैयारी के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट्स अभी सभी हमारे CSCs के अंदर लगाए जा रहे हैं, साथ ही हमारे मेडिकल कॉलेज में इसको भी ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में जानकारी दी। वैक्सीनेशन में राजस्थान पूरे राज्य में, पूरे देश में अव्वल है और राज्य के अंदर बीकानेर टॉप 6-7 जिलों के अंदर है वैक्सीनेशन के अंदर। ये उनसे बात शेयर करी गई। ओवरऑल जो पूरी व्यवस्था है अभी की, प्लस जो आने वाले टाइम के अंदर जो पीडियाट्रिक वार्ड्स और उनकी भी आवश्यकता रहेगी, उसमें हम क्या काम कर रहे हैं वो भी उन्हें बताएं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। बाड़मेर का कलेक्टर कार्यालय और पूरा परिसर अब तीसरी आंख की निगरानी में काम करेगा। कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने और दफ्तर को अनावश्यक भीड़ से बचाने के लिए जिला कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। काम चोरों पर रहेगी कैमरे की नजर। लापरवाह अधिकारी हो जाएं सावधान। सीसीटीवी निगरानी में कलेक्ट्रेट कार्यालय। ये नजारा है बीकानेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय का, जहां हर कमरे में हो रहे काम पर तीसरी आंख की नजर टिकी हुई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के साथ कैंपस में भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और पूरे कलेक्ट्रेट पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों के चेंबर में भी कैमरे लगाए गए हैं और उसका कंट्रोल यूनिट कलेक्टर के अलावा एडीएम के चेंबर में है, जहां से पूरे परिसर पर निगाह रखी जा रही है। सभी अधिकारी कर्मचारी जो अपना अपना काम कर रहे हैं उन पे नजर रखे जा सके, इसके लिए हमने 36 कैमरे लगाए हैं और मेरे यहाँ ऑफिस में और कलेक्टर साहब के चैम्बर में, ऑफिस में, दोनों में हमने इसका एक्सटेंशन दिया है ताकि वहाँ से हम निगरानी रख सकें। बीकानेर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कुल 36 हाई पावर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन्हें सीधे कलेक्टर और एडीएम के चेंबर से जोड़ दिया गया है, जहां दोनों अधिकारी बड़ी स्क्रीन पर परिसर की छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बाहर के पूरे परिसर में हमने कैमरे लगाए हैं ताकि कहीं भी कोई भीड़ भाड़ हो, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या कुछ अन्य स्थिति हो, आराम से उसको हम नजर रख सकें। हाँ, ये दोनों हमने कैन के CSR फंड से हमने लगाए। कलेक्ट्रेट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगने से एक तरफ जहां कैंपस में होने वाली अनावश्यक भीड़ पर लगाम लग गई है, वहीं कैमरे से हो रही निगरानी की डर से कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने में लगे हैं। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। और बुलेटिन में आगे देखिए, महामारी काल के मसीहा